हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कहानी झूठ। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर आधारित कहानी है झूठ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पढ़ना और सुनना प्रारंभ करते हैं। कहानी झूठ। बात बहुत बड़ी थी, बिगड़ी भी तो ऐसी कि अरूप का सब कुछ उसमें पत्तों की तरह डगमगाने लगा। उसे संभालने के लिए उसने उतना ही बड़ा झूठ बोला, ऐसा झूठ जिसे सुनते ही बरसाती नदी की तरह उमड़ी हुई शालिनी शांत होकर अपने कगारों के मध्य बहने लगी थी। परंतु वैसा झूठ बोलकर शायद अरूप ने चारों ओर उमड़े हुए तूफान को अपने चुल्लू में लेकर पी लिया और फिर उसका अंग अंग तीखा जहर पिए हुए व्यक्ति की तरह अकड़ने लगा। इतना बड़ा झूठ, एक साथ सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभ गईं। उसने शालिनी से एक बात छिपाई थी, पर उसे क्या मालूम था कि उसका परिणाम ऐसा निकल आएगा। किसी तेज गलत दवा का असर कम करने के लिए उसने ज्यादा तेज दूसरी दवा पी ली। उस दिन शाम को अरूप अपने सामने के मेज के पर बैठा हुआ क्लिपबोर्ड पर कागज लगाकर पत्र लिख रहा था। शालिनी पीछे से आई और सामने आकर दीवान पर बैठ गई। बोली, नीरू के स्कूल के बारे में कुछ पता लगाया? अरूप ने हाथ से क्लिपबोर्ड थोड़ा ऊपर उठा लिया। बोला, अभी तो जनवरी है। जनवरी तो है, शालिनी बोली, इसी तरह मई जून भी आ जाएंगे और फिर हम नीरू को लेकर जगह जगह की खाक छानते फिरेंगे। कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, हार कर मोना की तरह किसी रद्दी सद्दी स्कूल में उसे भर्ती करवा देंगे। अधूरे पत्र लिखे क्लिपबोर्ड को अरूप अपनी छाती से लगाए बड़ा अटपटा सा महसूस कर रहा था। बात खत्म करने के लिए उसने जरूरत से ज्यादा शक्ति भर दी अपने आश्वासन में। चिंता ना करो, कल मैं शर्मा से मिलकर जरूर पता लगा लूंगा कि उसके स्कूल में एडमिशन कब से शुरू होते हैं। उसने अपनी टांगें फैलाई तो क्लिपबोर्ड नीचे आ गया, पर उसने झट से अपने बाएं हाथ की उंगलियों से उसकी पीठ को शालिनी की ओर मोड़ दिया। शालिनी उठकर उसके पीछे की ओर से रसोई में जाने लगी तो अरूप ने धीरे धीरे क्लिपबोर्ड को बिल्कुल उल्टा दिया और उसकी खुरदरी पीठ पर ऐसे ही अपना पेन चलाने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा। रसोई से बर्तनों के उठाने धरने की आवाज आ रही थी। वह जल्दी जल्दी अपना पत्र पूरा करने लगा। पत्र पूरा कर उसने उसे लिफाफे में बंद कर दिया, उस पर पता लिख दिया और उसे अपने बैग में डाल दिया। वह उसी तरह टांगे फैलाए हुए सुबह का अखबार देख रहा था कि शालिनी फिर पीछे से आई और वहीं आकर बैठ गई। अरूप ने उड़ती नजर अपने बैग पर डाली। लिफाफे में बंद पत्र उसके अंदर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर पहले घबराहट की झुरझुरी जो उसके सारे शरीर में व्याप्त हुई थी, उसकी हल्की सी हलचल अभी भी बाकी थी। उसने सामने से अखबार हटाकर शालिनी की ओर देखा। वह 2 क्षण उसे देखती रही, फिर एकाएक उसके चेहरे पर वह खिसियाहट और तमतमाहट फैल गई जिससे अरूप अपरिचित नहीं था। शालिनी का यही रूप उसने उस दिन भी देखा था, जिस दिन उसकी मेज की दराज से ईलानी के बहुत से पत्र उसके हाथ लग गए थे। एक बात पूछूं? शालिनी उसी तमतमाहट में बोली। पूछो। अरूप के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे एक्साइज वालों ने उसके उस सूटकेस की तलाशी लेनी शुरू कर दी है जिसमें विस्की की 3 बोतलें रखी हुई हैं। शालिनी विद्रुप की हंसी हंसी। जरा अपने चेहरे का रंग तो देखो, अभी तो मैंने बात पूछी भी नहीं और चेहरे का रंग कितना पीला पड़ गया है। अरूप ने अपने आप को संभाला, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मेरे चेहरे का रंग क्यों पीला पड़ने लगा? मैंने कोई चोरी की है या डाका डाला है? हाँ, तुम अपनी बात पूछो। यह पत्र तुम किसे लिख रहे हो? कौन सा पत्र? बनो नहीं, वही जिसे तुम उस समय मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अरूप को कोई उत्तर नहीं सूझा। बोला, क्या यह जरूरी है कि जो पत्र मैं लिखूं उसका पूरा ब्यौरा तुम्हें दूं? यह बिल्कुल जरूरी नहीं, शालिनी बोली। पर यह क्या जरूरी है कि तुम कोई पत्र मुझसे छिपा कर लिखो? वैसे तुम इतने पत्र लिखा करते हो, क्या मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान दिया है? परंतु वह पत्र तुमने अभी मुझसे छिपाया क्यों? मैंने तुमसे कोई पत्र नहीं छिपाया। नहीं छिपाया? अच्छा, तो दिखाओ मुझे वह पत्र जो तुमने अभी लिफाफे में बंद करके अपने बैग में रख लिया है। अब अरूप के क्रोध हो जाने का अवसर था। तुम मुझ पर शक करती हो, यह बहुत बुरी बात है। पर आज शालिनी सहमी नहीं, उसकी तमतमाहट और उग्र हो गई। शक की बात तो तुम कर रहे हो। क्या तुमने वह पत्र इला को नहीं लिखा है? नहीं, यह पत्र मैंने इला को नहीं लिखा। तो किसे लिखा है? बताओ ना मुझे। मुझसे आखिर क्यों छिपा रहे हो? देखो साली, यह पत्र मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ भी बुराई ना होते हुए भी अपनी पत्नी तक से छिपानी पड़ती है। मेरे किसी मित्र की कोई समस्या हो सकती है जिसे मैं तुम्हें ना बताना चाहूँ। बताना शायद ठीक भी ना हो। कुछ और भी ऐसे बातें हो सकती हैं। यह बात अजीब है कि यदि मैं तुमसे कुछ छिपा लूं तो तुम उसका अपने साथ में संबंध जोड़कर अनायास मेरी नीयत पर शक करने लगो। मुझे मालूम नहीं था तुम ऐसे हो जाओगे। मतलब क्या है तुम्हारा? अरूप ने गुस्से से चीखते हुए कहा। क्या किया है मैंने?
कौन सी बदचलनी की है मैंने जो तुम ऐसी बातें किए जा रही हो? और वह किताब सामने रखकर उसे पढ़ने का उपक्रम करता रहा। शालिनी आई, दूध का गिलास उसकी मेज पर रखकर चली गई। वह वैसे ही बैठा अपनी नजरें सामने की पुस्तक पर गड़ाए रहा। कुछ देर में रसोई की बत्ती बुझ गई। साथ के सोने के कमरे की बत्ती भी बुझ गई। चारों ओर सन्नाटा व्याप गया। अरूप गुमसुम अपनी कुर्सी पर बैठा सामने की पुस्तक की सतहों पर अपने विचारों के घोड़े दौड़ाता रहा। शालिनी से उसके संबंध में गहरा संदेह भर गया है। यदि वह पत्र दिखाई देता तो क्या हो जाता? उसके सम्मुख घूमने लगा शालिनी का वह रूप जब वह उसके हाथ इला के लिखे पत्रों का लिफाफा लग गया था। इला उन दिनों अपने ससुराल से आई हुई थी। शालिनी ने उसे उसके घर से बुलवाकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। घर में कोई भी नहीं था। अरूप पिछले साल मसूरी से एक छड़ी लेकर आया था। शालिनी ने वही छड़ी हाथ में लेकर सामने पलंग पर बैठी इला से पूछा, तुमने उन्हें पत्र लिखे हैं? इला बुत बनी बैठी रही। शालिनी ने छड़ी हिलाते हुए गरजती आवाज में पूछा, बोलो, तुमने उन्हें पत्र लिखे? बड़ी मुश्किल से इला अपना सिर हिला सकी। स्वीकृति, हाँ लिखे। फिर शालिनी बरसती गई और इला जैसे एक बहुत बड़े पत्थर थी जो उस पर बरसात में भीग रहा था। शाम को जब अरूप दफ्तर से लौटा तो शालिनी के चेहरे पर वही खिसियाट और तमतमाहट थी। दूसरे दिन इला ससुराल चली गई। जाने से पहले शालिनी को मिलने आई। भाभी, बरसात उसकी आंखों में उमड़ी हुई थी, माफ कर दोगी? शालिनी स्टोव पर चढ़ी हुई सब्जी को हिलाते हुए चुप रही। वह धीरे से बोली, अपने घर में मन लगाओ, उसी में सुख ढूंढो। इला चली गई। 6 महीने बाद अरूप को दफ्तर में उसका एक पत्र मिला। सोचा था तुम्हें कभी पत्र नहीं लिखूंगी। चलते समय शालिनी भाभी ने कहा था अपने ही घर में सुख ढूंढो, पर तुम्हारी मदद के बिना किसी भी काम में सफल हो सकूंगी इसका विश्वास नहीं है। वहां से आए 6 महीने हो गए। लगता है अंधेरी कोठरी में दीवार टटोलती हुई सुख का दरवाजा ढूंढ रही हूँ। सारी कोठरी के कितने ही चक्कर लगा चुकी हूँ, पर जैसे इस कोठरी में दरवाजा है ही नहीं। इसे घर में ही ढूंढने में क्या तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? उस पत्र का उत्तर अरूप ने लिखा। बात उसमें कोई ऐसी वैसी थी भी नहीं। शालिनी को दिखाया भी जा सकता था, पर शालिनी ने इला को इतनी कड़ी चेतावनी दी थी कि फिर उन्हें कोई पत्र न लिखना। और अरूप ने अपने पत्र का प्रारंभ किया था। तुम्हारा पत्र मिला। साथ के कमरे में से शालिनी की आवाज आई, सोना नहीं है? कितनी रात हो गई है? अरूप ने अपनी घड़ी देखी। 12:15 बजे थे। मेज पर रखा दूध ठंडा होकर मलाई की मोटी परत के नीचे छिपा पड़ा था। उसने गिलास उठाया और गटगट करता हुआ उसे पी गया। उसने अपने कमरे की बत्ती बंद कर दी। सोने के कमरे में जाकर अपने पलंग पर लेट गया। धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल होने लगीं। एक बार वह पलंग पर कसमसाया, चादर अपनी कमर तक लपेट ली और गहरी नींद में डूबने लगा। फिर उसे लगा जैसे स्वप्न में ही उसे कोई पुकार रहा है, सुनो। सो गए क्या? सुनो, जरा सुनो। हड़बड़ाकर उसकी आंखें खुल गईं। शालिनी के कराहने की आवाज आ रही थी। वह कह रही थी, जरा उठो, देखो मुझे क्या होता जा रहा है। उसने झटपट बत्ती जलाई और शालिनी के पलंग पर जा बैठा। क्या हुआ शाली? तबीयत तो ठीक है, सिर फटा जा रहा है। अरूप उसका सिर दबाने लगा। शालिनी तड़पती हुई बोली, जोर से मेरा सिर दबा दो, ये फट जाएगा, मेरा सिर फट जाएगा। हाय, मैं मर जाऊंगी, मेरा सिर। अरूप ने उसका सिर कसकर दबा लिया, पर शालिनी पलंग पर पड़ी मछली की तरह तड़प रही थी। हाय, मैं मरी, मेरा सिर, मुझे बचाओ, मैं मरी, मेरा सिर। साली, उठो उठो, थोड़ा पानी पियो। अरूप ने झटपट गिलास में पानी डाला। साली उठो, थोड़ा पानी पी लो। शालिनी के दांत जुड़ गए थे। उसका सिर एक और लटक गया था। वह बेहोश हो गई थी। अरूप ने झटपट मोना को जगाया। मोना, मोना उठ, जल्दी मुन्नी की माँ को बुला ला, देख तेरी मम्मी को क्या होता जा रहा है। मोना आंखें मलती हुई उठी। एक नजर उसने शालिनी पर डाली और फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। शालिनी बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। हाँ, तुम मुझे लेने आए हो, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और बेहोशी में ही वह फूट फूट कर रो रही थी। मुन्नी की माँ आ गई, मुन्नी की बड़ी बहन भी आ गई, मुन्नी के पिता भी आ गए। शालिनी रोई जा रही थी, हाथ उठाकर किसी को दूर ही रुक जाने का आदेश दे रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कौन संभालेगा? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुन्नी की माँ शालिनी की हथेलियां रगड़ रही थी। मुन्नी की बहन शालिनी के पैरों पर फूल की कटोरी रगड़ रही थी। अरूप बोराया सा दूर खड़ा था। मुन्नी के पिताजी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वे दौड़े चले गए और पास ही के एक डॉक्टर को गहरी नींद से जगाकर ले आए। अरूप ने डॉक्टर को बताया, बस अभी घंटे भर पहले ही भली चंगी थी, पता नहीं यह एकाएक क्या हो गया।
डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर में शालिनी को होश आ गया। वह सूनी आंखों से सबको देखने लगी। उसने अपने साथ सो रहे नीरू को प्यार किया और पूछा, मोना कहाँ है? यह रही। अरूप ने चकराई हुई मोना को पकड़कर आगे बढ़ाया। शालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, अब इन्हें आराम से सोने दीजिए। वह बैग उठाकर बाहर आया तो अरूप ने उसके साथ हो लिया। डॉक्टर ने पूछा, सुनिए, आजकल में कोई चिंताजनक या सदमा देने वाली घटना तो नहीं घटी? अरूप ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है इन्हें हिस्टीरिया हो गया है। किसी गहरी चिंता या सदमे की वजह से यह हो जाता है। कोई घरेलू समस्या या कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? आजकल मेरे दफ्तर में कुछ गड़बड़ चल रही है, अरूप बोला। मैंने आज शालिनी से ऐसे ही जिक्र कर दिया था कि शायद इस दफ्तर से मेरी नौकरी छूट जाए। उस बात का कुछ असर ना हो गया हो सकता है, डॉक्टर ने सहमति प्रकट करते हुए कहा। औरतें जरा सेंसिटिव होती हैं, छोटी छोटी बात मन में लगा बैठती हैं। वैसे अब चिंता की कोई बात नहीं, आप मुझे सुबह खबर कर दीजिएगा। सुबह शालिनी की शक्ल देखकर अरूप चौंक गया, जैसे वह उसका कोई प्रेत हो, जैसे एक रात में ही वह निचुड़ गई हो। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन और दिया और कुछ टॉनिक लिख दिए। अरूप ने दफ्तर से छुट्टी ले ली। शालिनी को घर का कोई काम नहीं करने दिया, पर उससे नजरें चुराता रहा। मोना स्कूल चली गई। नीरू अरूप को की बनाई हुई खिचड़ी खाकर सो गया। फिर घर में अजीब सी नीरवता छा गई। अरूप को लगा उसकी एक एक सांस पर किसी अपराध का बोझ चढ़ गया है। शालिनी चादर ओढ़े टकटकी लगाए छत की ओर देख रही थी। गोली ले ली तुमने? शालिनी ने अरूप की ओर देखा नहीं, केवल जरा सी आंखें हिलाकर बता दिया, ले ली। साली। अरूप उसके पलंग की पाटी पर बैठकर थोड़ा सा उसके ऊपर झुकाया। साली, यह क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं, एक आध दिन में ठीक हो जाऊंगी। साली, यह बात क्या अभी भी तुम्हारे मन को कचोट रही है? शालिनी चुप थी। साली प्लीज, कुछ तो बोलो। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि कल रात को मेरी क्या हालत हो गई थी। पर यह एकाएक तुम्हें क्या हो गया था? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शालिनी चुप थी, उसी तरह टकटकी लगाए छत की ओर देखती जा रही थी। सुनो, तुम उस पत्र के बारे में जानना चाहती हो? शालिनी ने आंखें मुड़कर अरूप की ओर देखा। बोली, वह तो तुम्हारी प्राइवेट बात है, मुझे जानने का क्या हक है? साली प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, उस पत्र के बारे में जानकर तुम्हें दुख होगा। अभी तो बड़ा सुख उठा रही हूँ। अरूप गंभीर हो गया। शालिनी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर उसे कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, लो सुनो, वह पत्र मैंने बलदेव भैया को लिखा था। रुको रुको, अपना शक जाहिर करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम यही कहने जा रही हो ना कि बलदेव भैया को लिखे पत्र को मुझसे छिपाने की क्या जरूरत पड़ी थी? पर वह बात ही ऐसी थी जिसे छिपाने की जरूरत पड़ी। वैसे तो वह बात मुझे अभी भी नहीं बतानी चाहिए। यह दो भाइयों के बीच का ऐसा रहस्य है जो किसी तीसरे पर प्रकट नहीं होना चाहिए। पर मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि शक का जो कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें इस तरह छटपटाने के लिए मजबूर कर रहा है, वह बिना इस बात को बताए निकलने वाला भी नहीं है। शालिनी एकटक अरूप की ओर देख रही थी। उसकी आंखों ने गहरी उत्सुकता से उसको अपने आप को रंग लिया था। कुछ देर पहले की मुरझाई हुई शालिनी के चेहरे पर आंखों से फूटते हुए उस रंग की आभा बिखर गई थी। अरूप कह रहा था, कुछ दिन पहले बलदेव भैया का मुझे एक पत्र आया था। उस पत्र में उन्होंने एक ऐसी बात लिखी थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, और तुम सुनोगी तो अपने कानों पर विश्वास भी नहीं करोगी। उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या किया है उन्होंने? क्या बताऊं साली? देखो, कभी किसी से इस बात का जिक्र मत करना। यह हमारे घर की इज्जत का सवाल है। तुम्हारे घर की इज्जत से क्या मेरा कोई वास्ता नहीं है? बताओ, क्या बात है? एक औरत से नाजायज संबंध हो गया है। क्या? शालिनी ऐसे चौंक कर उठ बैठी जैसे उसने नीरू के छत छत पर से गिर जाने की खबर सुनी हो। हाँ, और उसे गर्भ ठहर गया है। सबसे मुसीबत की बात यह है कि वह एक विधवा औरत है। शालिनी ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने जादू का डंडा घुमाकर उसे पत्थर का बना दिया हो। अरूप ने शालिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, साली, मैं जानता था तुम यह बात सुन नहीं सकोगी। भला बलदेव भैया के संबंध में ऐसी बात सुनकर कौन विश्वास करेगा? परंतु मनुष्य तो कमजोरियों का पुतला है। बलदेव भैया इस बात से बहुत घबरा गए। तुम जानती हो कैसे सीधे साधे आदमी हैं वे। भूल तो हो गई, अब उसे सुधारा कैसे जाए? उनके सामने यह विकट समस्या थी। उनके छोटे से शहर में बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। हार कर उन्होंने मुझ पर यह रहस्य खोल दिया और लिखा, मैं यहाँ किसी बड़े डॉक्टर से मिलकर मशवरा लेकर उन्हें दवाई भेज दूँ। यहाँ मैं डॉक्टर से मिल चुका हूँ, कल वह मुझे दवाई भी देने वाला है। उसका पार्सल बनाकर मैं उन्हें भेज दूंगा। इन्हीं सब बातों के संबंध में मैंने उन्हें वह पत्र लिखा था। अब तुम ही बताओ शालिनी, अगर मैंने उस पत्र की बात तुमसे छिपाई तो क्या बुरा किया? जड़ बनी हुई शालिनी तरल हो गई। वह अरूप के बिल्कुल नजदीक खिसक आई
बोली, सुनो, किसी बड़े डॉक्टर से दवा ली है ना तुमने, और अगर इस दवा से काम न बना तो क्या होगा, उसकी तुम चिंता ना करो। यह डॉक्टर बहुत बड़ा है और उसने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस दवा से काम बन जाएगा। अरूप को लगा उसने तीखे विष की बहुत सी उल्टियां की हैं। उसकी नस नस में उसके चारों ओर विष ही विष भरा है। विष के तीखेपन को दूर करने के लिए वह घंटों घूमता रहा। चाय कॉफी के 10 प्याले पी गया। एक अड्डे पर जाकर आधा पाव ठर्रा शराब भी पी आया, परंतु विष था कि उसके अंग अंग को मीठे ही जा रहा था। रात को शालिनी अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रही थी और अपने पलंग पर वह छटपटा रहा था जैसे कल रात शालिनी छटपटा रही थी। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।